हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी 4 रिफाइनिंग कंपनीज हैं मेजर, उनका कंपैरिजन करेंगे। वो क्या क्या करते हैं, ओवरऑल मतलब एफिशिएंसी कैसी है, उनका वैल्यूएशन कैसा है फ्रॉम बोथ FY23 नंबर और Q1 FY24 नंबर जो हमारे पास लेटेस्ट नंबर्स हैं उनके हिसाब से चारों कंपनीज का कंपैरिजन करेंगे। तो कौन कौन सी 4 कंपनीज हैं, राइट? तो इंडियन ऑयल है, BPCL, HPCL और रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट? ये 4 कंपनीज हैं जिसका कंपैरिजन फ्रॉम क्रूड ऑयल रिफाइनिंग पर्सपेक्टिव मेजरली, राइट? तो रिलायंस तो अभी रिटेल भी है, सब चीज़ें वो नहीं, हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स ऑफ रिलायंस जो हैं उनको इन तीनों कंपनीज के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कंपनीज करती क्या है, क्या स्कोप है, वो सब चीज़ें उस हिसाब से, ठीक है? तो सबसे पहले, क्योंकि रिफाइनिंग कंपनीज है, रिफाइनिंग क्या होता है? क्रूड ऑयल रिफाइनिंग मतलब क्रूड आता है अपना फ्रॉम मिडल ईस्ट या फिर बाहर से इंपोर्ट होता है मेजरली इंडिया में, राइट? उसके बाद उसकी रिफाइनिंग होती है और अलग अलग चीज़ें उसमें से बनती हैं, राइट? उसमें से डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, केरोसिन निकलता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। आपने मेरा शायद क्रूड ऑयल का एक वैल्यू चेन का पूरा वीडियो है मेरा, तो दैट यू शुड सी अंडरस्टैंड कि क्रूड ऑयल का पूरा वैल्यू चेन वर्क कैसे करता है, उसमें कौन कौन से प्लेयर है। तो इसमें इसमें एक रिफाइनिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट? ओवरऑल क्रूड ऑयल की वैल्यू चेन में, और ये 4 कंपनीज उसमें से मेजर है। तो रिफाइनिंग की कैपेसिटी वाइज सबसे बड़ी कंपनी जो है वो है इंडियन ऑयल, जिनकी 80.55 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी है, राइट? नंबर 2 जो है वो रिलायंस है, ठीक है, जिसकी 68.2 है। नंबर 3 HPCL है, उसमें जेवीज वगैरह के साथ में 44 का है और BPCL 40 का है। तो मोर और लेस इस तरह से ये है। ऑब्वियसली ये तीनों कंपनीज IOCL, BPCL, HPCL ये PSUs कंपनी है, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट और इसमें ONGC का मतलब मेजर प्रमोटर है, और रिलायंस में अंबानी फैमिली जो है वो बताइए हमें। और स्टेक किस तरह से? सब में अराउंड 50% का स्टेक प्रमोटर्स का है करंटली। मार्केट कैप वाइज ऑब्वियसली रिलायंस स्टैंड अलोन का मार्केट कैप इज नॉट राइट, वो तो काफ़ी बड़ी कंपनी है क्योंकि उसमें रिटेल भी है, जियो भी है, सब है, तो वो हम यहाँ पर नहीं बात करेंगे। लेकिन IOCL का मार्केट कैप अराउंड 1.3 लाख करोड़ का है, इनका 75,000 करोड़, इसका 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट। और रिटर्न किस हिसाब से स्टॉक ने दिए, तो IOCL लास्ट 1 ईयर में अच्छा बढ़ा है, 25% का रिटर्न दिया है, और BPCL 7 और इसके 5% का रिटर्न बेसिकली रहे हैं। तो इस तरह से 5 साल में रिटर्न्स हार्डली कैगर वाइज स्टॉक्स के रहे हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीटली करंटली है। तो अब इनका रेवेन्यू आता कहाँ से है? तो रिलायंस का जो रेवेन्यू है, ठीक है, तो अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस पे, अगर मैं जैसा बोल रहा हूँ ना कि हम इसको रिटेल वगैरह के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, सिर्फ ओवरऑल जो उनका क्रूड ऑयल से रेवेन्यू आता है वो 96% रेवेन्यू O2C सेगमेंट जो है उनका उससे आता है, और 3% अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन, राइट? तो एक्सप्लोरेशन वगैरह करके जैसे KG बेसिन वगैरह से, वहाँ से, ये सब चीज़ें से इनका रेवेन्यू आता है। अब O2C जो है मतलब ऑयल टू केमिकल जो इनका बिजनेस है, उसमें से अब डिस्क्लोज नहीं करते एग्जैक्टली, बट एक्सपेक्टेड ये है कि ऑलमोस्ट 62 to 68% जो है वो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल मतलब पेट्रोल और डीजल वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है? जो उनका मतलब वो बनता है और वो वहाँ पर जाके यूज़ हो जाता है, और बाकी जो है वो पेट्रोकेमिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, ठीक है? काफ़ी सारे केमिकल्स बनते हैं ना हमारे क्रूड ऑयल से, तो उसमें वो कन्वर्ट कर देते हैं और उससे जो इनका रेवेन्यू आता है। IOCL जो है वो ज़्यादा डिटेल नहीं देता, वो ये बोलते हैं कि 94% रेवेन्यू जो है हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है और 2% सिर्फ पेट्रोकेमिकल से आता है, ठीक है? और बाकी उनका जो है एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोजिव और सोलर और विंड पावर जनरेशन से आता है। तो मेजरली पेट्रोलियम प्रोडक्ट मेरे को ऐसा लगता है कि रिफाइन करके और जो उसको आगे बेच देते हैं, तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, पेट्रोल, डीजल वगैरह, इससे वो वैसा ही आता है। BPCL भी ऐसा ही है, डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम, तो पेट्रोल को रिफाइन किया और उसके बाद वो बेच दिया सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, तो वो ऑलमोस्ट 100% रेवेन्यू वहीं से आता है। तो उन्होंने पेट्रोकेमिकल का अलग से रेवेन्यू नहीं देते हैं। HPCL भी यही बोलता है कि डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम सेगमेंट जो है उससे 99.9% उनका रेवेन्यू आता है, ठीक है? इस तरह से इनका ये जो ओवरऑल सिस्टम है, राइट? एबिटा भी ऐसे ही 80% जो है O2C सेगमेंट से आता है, 88% जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है, और एंटायर एबिटा इनका तो सब जो है BPCL ONGC पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही आता है। पेट्रोल पंप्स भी चलाते हैं ये काफ़ी सारी कंपनीज, हमने देखे हैं, इंडियन ऑयल के, BPCL के, HPCL के, रिलायंस के भी पेट्रोल पंप्स जियो के नाम से चलते हैं। तो अगर रिलायंस के पेट्रोल पंप ज़्यादा नहीं है, 1500 ही पेट्रोल पंप्स हैं मेजरली, और जियो BP के नाम से उनका वो पेट्रोल पंप्स चलाते हैं खुद के, ठीक है? लेकिन इंडियन ऑयल के सबसे ज़्यादा पेट्रोल पंप्स हैं, 36,000 पेट्रोल पंप्स हैं इंडिया में इंडियन ऑयल के। BPCL के 13,000 हैं और HPCL के 21,000 पेट्रोल पंप्स हैं इंडिया में। पाइपलाइंस, LPG वगैरह भी ये
जब निकलती है उसमें से, राइट, क्रूड ऑयल से, तो काफ़ी सारी एलपीजी भी निकलती है एज, तो उसका पाइपलाइंस में भी यूज़ होता है, तो पाइपलाइन से ट्रांसफ़र होता है। तो इनकी 17,564 किलोमीटर की पाइपलाइन जो है इंडियन ऑयल ने सेटअप की हुई है। रिलायंस ने कोई ऐसी पाइपलाइन सेटअप नहीं की हुई, ठीक है। तो इंडियन ऑयल ने खुद की पाइपलाइन है, ऐसे इनकी 2,500 किलोमीटर की है और इनकी 5,000 किलोमीटर की पाइपलाइंस सेटअप की हुई है। लोकेशन ऑफ रिफाइनरीज वो भी यहाँ बताई हुई है। ईवी चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फोकस चल रहा है कि भाई जहाँ जहाँ पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ वहाँ ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाओ। तो रिलायंस ने 1360 ईवी चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी लगाए हुए हैं। इंडियन ऑयल ने 5,500 जो FY23 के बेसिस पर नंबर बताया हुआ है। HPCL ने 2,000, BPCL ने नंबर कुछ नहीं बताया, बट एक इंटरव्यू मैंने देखा था तो उन्होंने कहा था 500 प्लस हमारे करंटली मतलब मार्च के एंड में उनके थे, 500 प्लस बोला था और उन्होंने टारगेट लिया हुआ है कि हम इसको 2,000 करेंगे विद इन 1 और 2 ईयर्स, कुछ ऐसा थॉट था उनका। बट 500 प्लस BPCL के चार्जिंग स्टेशंस हैं, मतलब जो मोस्टली पेट्रोल पंप पे ही वो चार्जिंग स्टेशंस होते हैं, तो वैसा ही वो थॉट रहता है। तो इस तरह से ये कंपैरिजन है, तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन ऑयल और HPCL आर मच बिगर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेट्रोल पंप्स एज वेल, ठीक है। अब सेल्स वॉल्यूम, राइट, कितना बिकता है कैपेसिटीज के हिसाब से, उस हिसाब से तो 95.7 मेट्रिक मिलियन टन जो है वो ये सबसे ज़्यादा, ऑब्वियसली इंडियन ऑयल सबसे बड़ा है, नंबर 2 रिलायंस है, BPCL नंबर 3 है और HPCL नंबर 4 है। FY23 में, FY24 में किस तरह से ग्रोथ हुआ, सभी ने ग्रो किया, सभी ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई या फिर उसकी वजह से या फिर ओवरऑल उनका एफिशिएंसी भी बढ़ी, मतलब यूटिलाइजेशन भी बढ़ा। तो रिफाइनरी यूटिलाइजेशन, अब रिलायंस नहीं बताता ये कितना यूटिलाइज है, बट IOCL 105% यूटिलाइजेशन, मतलब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पे काम कर रहा है। HPCL ने 85% बताया, BPCL अपनी यूटिलाइजेशन नहीं बताता है FY23 में, और ये इस तरह से यूटिलाइजेशन थी लास्ट ईयर। रिफाइनिंग मार्जिन, रिफाइन करने के लिए कोई आए कि भाई मेरा रिफाइन कर दो, एक्सपोर्ट भी होता है थोड़ा बहुत, काफ़ी सारे कंट्रीज़ भी आते हैं कि भाई हमारे ये लो क्रूड ऑयल और इसको रिफाइन करके हमें दे दो, तो ऐसा भी होता है। तो रिफाइनिंग मार्जिन ग्रॉस कितना है, 19.5, 20 और 12, तो HPCL का मार्जिन सबसे कम है। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन FY22 में कितना था, इनका 11% था, इनका 9.5% था, इनका 7%। तो FY23 में मार्जिन काफ़ी अच्छा इनका रहा, ठीक है, डॉलर पर बैरल के हिसाब से, ये डॉलर पर बैरल है, तो मतलब $20 पर बैरल, यहाँ पर $11 पर बैरल। तो FY22 और 23 में डिफरेंस भी ये था कि भाई क्या कहते हैं, प्राइस ऑफ द क्रूड ऑयल ऑल्सो वाज लॉट ऑफ डिफरेंशिएशन था, तो उस वजह से भी ये डिफरेंस है। ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन पर लीटर, अब रिफाइनिंग हो गई, उसके बाद ये सामान बेचते भी है ना पेट्रोल पंप पे, तो वो अलग बिजनेस है रिफाइनिंग एक तरह से, और सामान बेचना मतलब सेल करना ऑन पेट्रोल पंप, वो मार्केटिंग मार्जिन माना जाता है, वो मार्केटिंग करी है उन्होंने, उसमें कितना मार्जिन है। तो अब FY23 में तो मार्जिन सबके नेगेटिव हैं। क्यों है वो, मेजरली इसीलिए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइस कैप लगा रखा है प्राइस पे ना, मतलब पेट्रोल प्राइस बढ़े ही कहाँ है, लास्ट 1-1.25 साल से मेरे ख्याल से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो और क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, बड़े थे, $120 तक पहुंच गया था क्रूड, ठीक है। तो उसकी वजह से इनको जो है लॉस में ही चला रहे थे, ये मार्केटिंग तो लॉस में ही कर रहे थे, जो सामान वहाँ से वहाँ जा रहा था, तो उसमें नेगेटिव मार्जिन हैं इनके। और लेकिन FY22 में 4-5%, 4-5 रुपये पर लीटर देवर यूज टू अर्न। तो अगर हम ये देखें तो मतलब अगर 100 रुपये पर लीटर का आपका पेट्रोल है या डीजल है, तो उसमें आप ये मान के चलो कि इतना जो है 4-5 रुपये इनका मार्जिन होता है उसको सेल करने का, सेल्स मार्जिन उसमें ग्रॉस है ही, ठीक है। तो उस हिसाब से दे वर्क, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब ये सारा जो है चेंजेस जो FY22 और 23 के नंबर्स में डिफरेंस जो दिख रहा है, वो मेजरली इसीलिए FY23 में क्रूड ऑयल प्राइसेस वर वेरी हाई, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है, और गवर्नमेंट ने प्राइस कैप लगाए हुए थे, ठीक है, तो PSUs हैं तो वो उनको फॉलो करना पड़ा, तो उस हिसाब से ये डिफरेंशिएशन आया था, ठीक है। तो FY23 के रेवेन्यू देखें अगर हम, तो रिलायंस ने ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ का रेवेन्यू स्टैंड अलोन O2C जो उनका ऑयल बिजनेस है उससे किया, इसने 8.5 लाख करोड़ का किया, इन्होंने 4.7 लाख करोड़ का किया, इनका 4.4 लाख करोड़ का था, ठीक है। और ये 5 लाख FY22 में भी रेवेन्यू अगर हम ग्रोथ देखें तो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ सबकी बहुत ज़्यादा दिख रही है FY22 से FY23 में। क्यों, क्योंकि भाई प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल ऑल्सो इंक्रीज्ड, तो तुम्हारा टॉप लाइन तो बढ़ा, बॉटम लाइन बढ़ा या नहीं बढ़ा वो देखते हैं, ठीक है ना। अभी भाई आप पहले 100 रुपये का सामान बेच रहे थे अपनी, क्योंकि आपका सामान महंगा आ रहा था तो 100 रुपये का बेच रहे थे, अब 120 का बेच रहे हो, तो टॉप लाइन बढ़ रहा है क्योंकि आपका बेस का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसमें से मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो भी चीज़ हमें समझनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि जबकि इतना ज़बरदस्त ग्रोथ है रेवेन्यू में, राइट, बट मार्जिन्स
जो है FY23 में 9.28 इनका तो अच्छा था रिलायंस का, क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं। 57% एक्सपोर्ट से आता है इनका रेवेन्यू। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं। इंडिया को सामान ज़्यादा नहीं मिलता है, या मिलता तो है पेट्रोकेमिकल्स वगैरह के थॉट प्रोसेस से मिलता है, तो ये रिफाइन अच्छा खासा यहाँ पर एक्सपोर्ट है। लेकिन जो PSUs हैं ये इनका एक्सपोर्ट बहुत कम है, 3% इनका बहुत कम जो है एक्सपोर्ट करते हैं। ये रिलायंस बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, जो भी रिफाइन करके दे एक्सपोर्ट अ लॉट। तो इसलिए इनके मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे हैं। FY23 में भी इनके मार्जिन्स अच्छे थे रिलायंस के एज़ कम्पेयर टू दीज कंपनीज। HPCL का तो नेगेटिव मार्जिन था, तो दे वर इन लॉस, ठीक है। और PBT अगर हम FY22 में देखें तो तब भी इनके मार्जिन्स काफ़ी डिफरेंस नहीं आया रिलायंस के। बट यहाँ पर आप देखेंगे FY22 में, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइजेस कम थे और क्या कहते हैं बढ़ाए भी थे इन्होंने, गवर्नमेंट ने प्राइस जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा था तो एक लेवल पे तो लेके ही गए थे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को, तो इसलिए उनके मार्जिन्स वहाँ पर ठीक ठाक थे, ठीक है। तो इसलिए ये डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा इनका आया। तो इंप्रूवमेंट इन मार्केटिंग जो मार्जिन है ना, उसमें उनका ज़्यादा इम्पैक्ट बेसिकली हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मार्जिन्स जो यहाँ पर जो है चेंज हुआ है। और रिलायंस तो ज़्यादा मार्केटिंग करता ही नहीं है, क्योंकि आपने देखा पेट्रोल पंप भी ज़्यादा नहीं है इनके और एक्सपोर्ट ही ज़्यादा करता है, तो इसकी वजह से इनके मार्जिन्स पे इम्पैक्ट कम पड़ता है, ठीक है। इसलिए रिलायंस काफ़ी अलग स्टोरी है एज कम्पेयर टू ऑल दीज कंपनीज, ठीक है। फाइनेंशियल नंबर्स FY23 और तो पैट वाइज देखेंगे तो रिलायंस का तो पैट बताता नहीं है, वो अलग से स्टैंड अलोन का, ठीक है ना, वो तो ओवरऑल कंसोलिडेटेड का ही पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर पैट नहीं पता चलेगा अपने को। बट हम देखें बाकी कंपनीज का तो 25,000 करोड़ का पैट था FY22 में IOCL का, वो कम हो गया 9,792 करोड़ का हो गया। तो सबका जो है पैट कम, और HPCL तो नेगेटिव में आ गया, उनका मार्जिन नेगेटिव है। सबसे इनएफिशिएंसी वाइज HPCL डेफिनेटली, इवन दो उनकी कैपेसिटी वगैरह काफ़ी सिमिलर है BPCL की, बट एफिशिएंसी वाइज दे आर द लोवेस्ट लेवल, मार्जिन वाइज भी, ठीक है। और हर जगह हमने यही देखा है कि इनके देखो यहाँ पर भी मार्जिन सबसे कम है, राइट। तो हर जगह इनके मार्जिन रिफाइंड यूटिलाइजेशन का 85% है, जबकि इनका 100%, इनका नहीं पता हमें, ठीक है। तो हर जगह यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ 12% है, यहाँ 7% है, ठीक है। तो हर जगह आपने देखा होगा कि HPCL जो है एज अ कंपनी के मार्जिन्स सबसे कम है परसेंटेज वाइज, ठीक है। और ये आज इस साल भी, लास्ट ईयर भी, ठीक है। जबकि इनके पेट्रोल पंप ज़्यादा हैं, ठीक है, और इनका कैपेसिटी भी BPCL से मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इस तरह सब कुछ अच्छा है, लेकिन मार्जिन वाइज कंपनी तो मोस्ट इनएफिशिएंट है तीनों में से IOCL। तो IOCL इज़ द बेस्ट ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर पैट मार्जिन जो है वो, फिर भी कंपनी ने FY23 में प्रॉफिट्स दिखाया IOCL BPCL ने, बट इन्होंने नेगेटिव दिया। और पैट मार्जिन FY22 में भी IOCL वॉज द बेस्ट, राइट। सेकंड नंबर वाज BPCL एंड थर्ड वाज HPCL, ठीक है। तो अब क्वार्टरली बात करते हैं, तो FY23 के नंबर देखिए, बट क्वार्टर Q1 FY24 में क्या हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर इस तरह से ये बढ़े हैं, रेवेन्यू सबके डिक्रीज हुए हैं। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल डिक्रीज हो गया ना Q1 FY24 में, और Q1 FY23 में ईयर ऑन ईयर में क्रूड ऑयल कम हो गया। क्रूड ऑयल कम हो गया तो टॉप लाइन तो कम होना ही है, लेकिन मार्जिन्स हमारे इंप्रूव हुए होंगे, ठीक है। तो PBT मार्जिन जो है 8.48, अब देखो सबके पॉजिटिव अच्छे खासे मार्जिन दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और Q4 FY23 में देखो ये 6% के मार्जिन थे, सब 8, 10, 11% पे, और इसलिए स्टॉक भी बढ़ा था इस सब चीज़ों में Q1 FY24 के रिजल्ट्स के आसपास, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइजेस वो 70, 75, $80 पर बैरल पे पहुंच गए थे। और लास्ट ईयर या उससे पहले जो है वो $100, 110, तो उस तरह से वो जैसे जैसे कम हो रहे हैं तो इनके मार्जिन इंप्रूव होते रहते हैं। लेकिन टॉप लाइन जो है वो रेवेन्यू कम होता है, लगता है रेवेन्यू कम हो रहा है, लेकिन नहीं, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। हमें मार्जिन्स पे फोकस करना चाहिए, हमें प्रॉफिट्स पे फोकस करना चाहिए। रेवेन्यू ऊपर नीचे से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कमोडिटी है, कमोडिटी बढ़ती है कम होती है, उस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ता है। तो रेवेन्यू से कुछ ज़्यादा मतलब होना नहीं चाहिए इन कंपनीज का रिजल्ट अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो, ठीक है। तो सेल्स वॉल्यूम भी क्वार्टरली अगर हम देखें तो किस तरह से इनका चेंज हो रहा है, तो इस तरह का इनका 24, 12 और ये तो सिमिलर सेल्स वॉल्यूम है HPCL BPCL का देखोगे तो आप, लेकिन मार्जिन्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि ये देखो ये 12.5, ये 7.5, ठीक है। रिफाइनिंग मार्जिन इनके 27, इनका 16, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो HPCL डेफिनेटली इज द लीस्ट एफिशिएंट कंपनी, राइट, इन टर्म्स ऑफ रिफाइनिंग मार्जिन्स एंड ओवरऑल मार्केटिंग मार्जिन्स एज वेल, ठीक है। तो इसीलिए उसका उस हिसाब से मार्जिन, आप क्रॉस मार्केटिंग मार्जिन्स वैसे ही बताते नहीं है क्वार्टरली, ये FY पूरे फाइनेंशियल ईयर्स के ही पता चलते हैं। बट वो कैसे चेंज हो रहे हैं, कितना रुपए कमाते हैं ये जब ये पेट्रोल बेचते हैं पेट्रोल पंप पे, तो बेसिकली एक अगर हम एवरेज देखेंगे तो 3 रुपये मिलते हैं इनको एज ए कंपनी मार्जिन, क्रॉस मार्जिन एक
3%, मतलब 3 रुपये पर लीटर मिलता है इनको। तो 100 रुपये लीटर है ऑलमोस्ट, अगर मान के चलें तो 3 रुपये बेसिकली 3% का इनका मार्केटिंग मार्जिन रहता है। ठीक है, तो वो उस तरह से कंसिस्टेंट था, बट ये ऑब्वियसली मार्केट के हिसाब से और गवर्नमेंट किस हिसाब से प्राइसेस बढ़ाती है और कितना उसके ऊपर कंट्रोल करती है उस पर भी डिपेंड करता है। तो बीच में जैसे गवर्नमेंट ने FY23 में प्राइस बढ़ाए ही नहीं, तो इनके मार्केटिंग मार्जिन नेगेटिव -8, -10, -12% पे पहुंच गए थे। ठीक है, ऑन डीजल एंड पेट्रोल। अब जो है जैसे जैसे क्रूड ऑयल प्राइस कम हुआ तो ये 10 + 10-12% पे भी पहुंच गए हैं। तो ये दे आर मेकिंग ये इसलिए गवर्नमेंट कम भी नहीं कर रही है प्राइसेस, या कम नहीं की है रिसेंटली, क्योंकि ये जो इनको ये ट्रफ जो आया था उसका गवर्नमेंट जो है भरपाई एक तरह से इनके लिए कर रही है। ठीक है, तो अब लेकिन फ्यूचर केपेक्स प्लान क्या है, आगे क्या क्या थॉट प्रोसेस है। ठीक है, तो अभी रिलायंस तो जो है न्यू एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। उन्होंने वहीं जामनगर में जो उनकी मेजर रिफाइनरी है वहीं पर गीगा फैक्ट्री लिखाने के बाद चल रही है। ठीक है, लेकिन एज O2C बिजनेस में कंपनी ने जो कैपेसिटी इंक्रीज की कुछ ज़्यादा डिटेल दी नहीं है। ठीक है, IOCL ने बोला है कि 71,000 करोड़ रुपीस प्लान्ड है रिफाइनिंग बिजनेस में। ठीक है, और जो उन्होंने रिफाइनिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए कैपेसिटीज़ बढ़ा रहे हैं वो 3 जगह पे। ठीक है, तो 27,000 करोड़ रुपए दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज पेट्रोकेमिकल बिजनेस में। ठीक है, पानीपत, धूमड़ और इसमें, और 25,000 करोड़ का कैपेक्स दे आर प्लानिंग फॉर पाइपलाइन सेगमेंट एज वेल। तो काफ़ी ज़बरदस्त 1.25 लाख करोड़ का एक कैपेक्स प्लान किया हुआ है। BPCL ने 50,000 करोड़ का किया है रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल के लिए, 25,000 करोड़ का एक्सप्लोरेशन के लिए, 25,000 करोड़ मार्केटिंग के लिए भी, डिपोज और टर्मिनल्स बनाने के लिए, और 10,000 करोड़ रिन्यूएबल्स के लिए भी किया। HPCL 1,10,000 करोड़ कैपेक्स रिफाइनिंग कैपेसिटी एडिशन करने के लिए, 15,000 करोड़ मार्केटिंग एंड पाइपलाइन और 17,000 करोड़ रिन्यूएबल। तो काफ़ी सॉलिड अगर हम देखेंगे फ्यूचर केपेक्स प्लान्स हैं तीनों PSU कंपनीज के। ठीक है, इन रिफाइनिंग में भी और पेट्रोकेमिकल बिजनेसेस में भी और इवन पाइपलाइन नेटवर्क को बढ़ाने में, और इनके जो है रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़ाने में भी, या सोलर और विंड पावर फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए भी उन्होंने, मतलब एक कैप्टिव सोलर पावर की, भाई हमें पावर की ज़रूरत ना पड़े तो वो हम रिन्यूएबल से काम चलाएं। तो इस थॉट प्रोसेस से भी दीज कंपनीज आर बेसिकली स्पेंडिंग मनी। तो अब अगर हम लेटेस्ट इनके देखें तो ROC वगैरह जो है वो सब ज़्यादा अच्छे नहीं है। ऑब्वियसली HPCL को तो नेगेटिव ही है, बिकॉज FY23 में लॉस में थे कंपनी, बट 6-7-8 का ही है। PE रेशियो रिलायंस का तो कुछ मतलब नहीं है देखने का। तो ये 5 का है IOCL का, सिर्फ इनका 4 का है, इनका 4.31 का। तो काफ़ी सिग्निफिकेंटली लो PE रेशियोज पे चलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ड्रिवन बिजनेस है। गवर्नमेंट प्राइस बढ़ाती है तो प्रॉफिट हो जाता है, मतलब पेट्रोल के और डीजल के, नहीं कर बढ़ाती है तो लॉस हो जाता है। लास्ट FY23 में काफ़ी सारी कंपनीज को काफ़ी नुकसान हुआ। अब क्या Q1 FY24 के रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे, क्योंकि पेट्रोल प्राइस कम हो गए और गवर्नमेंट ने प्राइस कम नहीं किए। अब फिर से स्टॉक रिसेंटली गिरे, ये सारे क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं ग्लोबली बढ़ने लग गए हैं। अभी $90 पे पहुंच गया है वापस क्रूड ऑयल, तो उसकी वजह से फिर से इनको नेगेटिवली थोड़ा सा मार्केट ने रिएक्ट किया है। तो इस वजह से ये इस सारी चीज़ों में, और इनएफिशिएंसी वगैरह हमने देखी ही हैं, वो सब चक्रों में कंपनीज को ज़्यादा भाव मार्केट्स नहीं देती हैं, बिकॉज रेगुलेटरी बिजनेस है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का टू मच कंट्रोल है उस बिजनेस में। और ऑब्वियसली PSUs हैं तो PSUs को वैसे भी वैल्यू कम मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में इनको वैल्यूज़ नहीं मिलती है। डिविडेंड अच्छा खासा देती है ये कंपनी। IOCL ने तो 3.3% डिविडेंड दिया, इन्होंने 1.1। HPCL तो लॉस में था तो उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, बट इन कंपनीज ना डिविडेंड अच्छा खासा देते हैं। और नेट डेट टू इक्विटी रेशियो भी 1.37, और ये इस तरह का इनका है। रिलायंस जो 0.3 पे है। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इन दीज कंपनीज आर, राइट। तो अगर किसी को मतलब OMC थॉट प्रोसेस लेना है तो डेफिनेटली इंडियन ऑयल हर चीज़ के एफिशिएंसी वाइज सब चीज़ों के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है, सबसे बड़ा भी है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। ओवरऑल क्या कहते हैं, आगे का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो BPCL इंडियन ऑयल का ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, मतलब केपेक्स के प्लानिंग के हिसाब से। तो वो इस हिसाब से है। लेकिन किसी को अगर प्राइवेट प्ले लेना है तो फिर ऑब्वियसली हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। रिलायंस ही मेजरली बड़ा ऑप्शन है कि अगर हम ओवरऑल एक क्रूड ऑयल थॉट प्रोसेस की कंपनी का सोच रहे हैं, जिसमें हमें लगता है कि यार ये एक अच्छी फोकस है, क्योंकि पेट्रोल डीजल जो है ऐसा नहीं है कि ख़त्म होना है। तो यस, मतलब डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है तो EVs एंड अदर थिंग्स आर ऑल्सो प्लेइंग अ रोल, बट इनका भी एटलीस्ट फॉर एक मीडियम टर्म टू 5-10 ईयर्स में इनका भी ऐसा नहीं है कि ग्रोथ जो है नेगेटिव होने वाला है। शायद सिंगल डिजिट रहेगा, बट है ग्रोथ। ठीक है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग, क्योंकि इंडिया इज ए एनर्जी हंग्री कंट्री। ठीक है ना, तो हर टाइप के जो अलग अलग सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं उन पे एटलीस्ट नेक्स्ट 10 ईयर्स तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा खासा रिसेंटली ग्रोथ रहेगा। चाहे सिंगल डिजिट रहे, बट ग्रोथ तो रहेगा ही। और प्राइस ग्रोथ भी ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन द ग्लोबल ग्रूड प्राइसेस पे भी रहेगा। तो वो सब चीज़ों पे इनका डिपेंडेंस रहता है, इसलिए वैल्यूज मार्केट नहीं देती।
दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट दीज कंपनीज़ की। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर अच्छे लगते हैं वीडियोज़ हमारे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। investindia.in वेबसाइट अगर नहीं देखी है अभी तक तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक कीजिए investindia.in को। You will really like some of the products which we have made for retail investors like Stockometer, mutual funds के लिए Fundometer, model portfolios for people who are मतलब जो को अच्छा खासा एक रिटेल इन्वेस्टर थॉट प्रोसेस से पोर्टफोलियोज कैसे बनते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता वो समझने के लिए, ठीक है। और बहुत सारे और भी टू फेस फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। दैट इज़ ऑल आई हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों। जय हिंद।